वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई घर पे कर रहे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, और पिछले 2 लेक्चर में हमने इस चैप्टर के बहुत सारे फार्मूले और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है। यदि यह वलय 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁴ टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो वलय से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसको रखा गया है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र B में कोई एक वृत्ताकार वलय रखा हुआ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान भी दिया है और वृत्ताकार वलय का जो क्षेत्रफल है उसका भी मान दिया हुआ है। और ध्यान रखना है आपको कि इस क्वेश्चन में दोनों का मान वेक्टर के रूप में दिया हुआ है। जैसे B की अगर बात करें तो B का जो मान दिया है वो है 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो i कैप जे कैप और k कैप के रूप में जो लिखी जाती हैं चीज़ें उसको हम लोग बोलते हैं कि ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है ना, सदिश रूप है। तो चुंबकीय क्षेत्र B का सदिश रूप दिया हुआ है और इसके अलावा क्षेत्रफल वेक्टर का भी मान दिया हुआ है सदिश रूप में, और वो कितना है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है और आपसे कह रहे हैं कि इससे होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था चुंबकीय फ्लक्स के लिए। पहले तो ये देख लीजिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जब भी किसी सतह को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उससे होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और इसके लिए ध्यान रखिए 2 फार्मूले हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है B डॉट ए, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब B और A दोनों का मान वेक्टर के रूप में इस तरीके से दिया गया होगा। ठीक है, और ये वाला फार्मूला आप तब इस्तेमाल करेंगे जब B और A का दोनों का मान दिया हो, यानी परिमाण दिया हो, और इसके साथ ही साथ इन दोनों के बीच का ये कोण दिया हो। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B और एरिया वेक्टर के बीच का कोण दिया हो। तो दोनों ही फार्मूले हैं, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में किस तरह की वैल्यू दी गई है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको B और A दोनों का सदिश रूप दिया गया है। ठीक है, तो हमको ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा और इसमें जब हम B और A का मान रखेंगे तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का। ये चुंबकीय फ्लक्स है जिसको हम फाई B बोल रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स। इसी तरीके का आपने वैद्युत फ्लक्स का भी एक फार्मूला देखा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में चुंबकीय फ्लक्स फाई B इज इक्वल टू B डॉट ए। मान रखते हैं B का मान रखिए 2i कैप माइनस 2k कैप इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये B का मान हो गया। फिर डॉट करेंगे A के साथ, A का मान रखते हैं 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 10⁻⁴ और 10⁻² ये एक नंबर है ना, और इन नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन ये जो लिखा हुआ है 2i कैप माइनस 2k कैप, यहाँ पर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इनको मल्टीप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इनका हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर फार्मूले में डॉट प्रोडक्ट है। सदिशों का 2 तरीके का गुणा होता है, एक डॉट वाला गुणा होता है और एक क्रॉस वाला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले में डॉट वाला प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के लिए आप याद रखिए डॉट प्रोडक्ट करते टाइम क्या फार्मूले इस्तेमाल होते हैं कि i कैप डॉट i कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर k कैप डॉट k कैप, और इन सब का मान आता है 1। इन सब के अलावा यानी अगर सेम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन इनमें से कोई भी एक लीजिए और कोई भी दूसरा लीजिए, उनका आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा उसका मान कितना आता है, तो उसका मान हमेशा आता है 0। ठीक है,
तो डॉट प्रोडक्ट करते टाइम आप ये वाले फार्मूले को याद रखेंगे, ये प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। ये आपने क्लास 11th में वेक्टर चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले तो इसको और इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पावर -4, 10 पावर -2, ये बन जाएगा 10 पावर -6, ठीक है। और ब्रैकेट में देखिए, अच्छा ये जो आई कैप डॉट आई कैप ये वाली प्रॉपर्टी है ना, इसमें आप एक ही चीज़ याद रखिए कि जो आई कैप का गुणांक है उसको आई कैप के साथ गुणा करेंगे तो कुछ आएगा, है ना। इसी तरह से जे कैप के गुणांक का जे कैप के साथ गुणा कर दीजिए और के कैप के गुणांक का के कैप के साथ कर दीजिए, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो 2 आई कैप यहाँ है, 3 आई कैप यहाँ है, तो 3 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब यहाँ पर जे कैप तो नहीं है लेकिन यहाँ पर जे कैप है, तो अगर यहाँ पर जे कैप नहीं है तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जे कैप का गुणांक क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो 0 × जे कैप रहा होगा, तो 0 का इस जे कैप का गुणांक इधर 1 है, तो इस 0 का इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक। तो उसको हमने छोड़ दिया। फिर इसके बाद देखिए के कैप का गुणांक कितना है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर कितना है के कैप का गुणांक +2, तो +2 गुणे में -2 कितना आ जाएगा, 2 × 2 4 और ये आ जाएगा माइनस में 4, तो 6 - 4, ठीक है। यानी कितना आ गया, 6 - 4 × 10, ये इनको मल्टीप्लाई किया 10 पावर -6, ठीक। अब ये 6 - 4 का मतलब ये हो गया कितना, 2 और ये 10 पावर -6, और ये चूंकि किस चीज़ का मान निकाल रहे हैं हम लोग, ये हम लोग मान निकाल रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स φb का। तो चुंबकीय फ्लक्स φb है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेबर, WB भी लिखा जाता है, वेबर, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 2 × 10 पावर -6 वेबर। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक आयताकार कुंडली 20 सेंटीमीटर लंबी एवं 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसका तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। यदि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें भी आपको चुंबकीय फ्लक्स का ही मान ज्ञात करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें तरीका बदल दिया है क्वेश्चन ने। और क्या दिया है इसने, तो इसने जो है आयताकार कुंडली की लंबाई और चौड़ाई दी है। तो अगर बताइए आयताकार कोई कुंडली है, इस आयताकार कुंडली की अगर लंबाई और चौड़ाई का मान दिया हुआ है तो इसका मतलब कि आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, है ना। इसकी लंबाई का मान दिया है और इसकी चौड़ाई का मान दिया है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई से, तो कितना है दिया, 20 × 10, तो 20 × 10, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर ये 200 हो गया, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तो आ गया। लेकिन देखिए ये अभी सीजीएस सिस्टम में आया है और हम लोग हमेशा कैलकुलेशन एमकेएस में कर रहे हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे तो यह आ जाएगा 200, और सेंटीमीटर को कितना लिखते हैं, सेंटीमीटर में कितना मीटर, 10 पावर -2 मीटर, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से, ये था 200 और ये हो जाएगा स्क्वायर करने पर 10 की घात -4 और मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आयताकार कुंडली का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब आगे एक चीज़ और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि चुंबकीय जो ये आयताकार सतह है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। ध्यान रखना है कि ये जो सतह है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। तो ऐसा कुछ हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र था, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसमें जो आयताकार जो ये सतह रखा हुआ है या तल रखा हुआ है, ये इसका जो तल है वो चुंबक बी के साथ जो है कितना कोण बनाती है, तो ये बी के साथ जो है 30 अंश का कोण बनाती है। तो मान लेते हैं ये 30 अंश का कोण हो गया। जो इसका सतह है वो इस बी की दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। तो हम लोग जब चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें ध्यान दीजिए कि φb = जो फार्मूला होता है B.A, या फिर ओपन करने पर आता है BA cos थीटा। इसमें जो थीटा है ये किसके बीच का कोण है, तो थीटा जो है वो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का कोण है। वेक्टर ए का मतलब क्षेत्रफल वेक्टर, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। तो अगर ये सतह इस तरीके से इस क्षैतिज के साथ या बी की दिशा के साथ 30 अंश पर झुका हुआ है, तो इसका जो अभिलंब होगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा, यानी एरिया वेक्टर, वो तो ऐसे होगा बिल्कुल, है ना। तो अगर ये ऐसे होगा और कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ से, अगर इस लाइन को हम यहाँ से खींच दें, यहाँ इसी सतह मतलब इसका जो एरिया वेक्टर यहाँ से अगर खींचे, तो चूंकि ये जो सतह है ये इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, तो यानी ये जो एरिया वेक्टर होगा वो बी के साथ यहाँ पर ये कितना कोण बनाएगा,
तो एरिया वेक्टर हमेशा सतह पर अभिलंबवत होता है। इतना कोण अगर 30 अंश है तो बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल रहना है चुंबकीय फ्लक्स के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते टाइम कि जो थीटा हमको लेना है वो एरिया वेक्टर और बी के बीच का कोण लेना है। ठीक है, सतह इसके साथ कितना कोण बना रहा है उसको हमको नहीं लेना है। ठीक है, तो यानी थीटा का मान क्या कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, थीटा का मान हो जाएगा 90 में से 30 को वो माइनस करेंगे, चूंकि ये पूरा 90 है उसमें से ये 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, और आगे अगली वैल्यू दी हुई है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो मैंने आपको बता दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसको बोलते हैं, तो इसी बी को ही, चुंबकीय क्षेत्र को ही चुंबकीय प्रेरण बोला जाता है और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोला जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दिया है 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए बी का मान मिल गया, ए का मान मिल गया और इनके बीच का कोण भी मिल गया। तो हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं इसमें, तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा, बी का मान यहाँ से आ गया है कितना 0.3 इंटू ए का मान है 200 गुणे में 10 के घात -4 और गुणे कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना रखेंगे 60 अंश। ठीक है, तो ये हो गया 0.3 इंटू ये 200 गुणे 10 के घात -4 गुणे यहाँ से cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से इसको कैंसिल करिए तो यहाँ से आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 100 और 10 पावर -4 कितना हो जाएगा 10 पावर -2, और 0.3 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 पावर -1, है ना, एक अंक दशमलव जो है दाहिने साइड खिसकाएंगे तो 10 पावर -1 हो जाएगा और इंटू में 10 पावर -2, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर -3 और ये चूंकि फ्लक्स का मान आया है तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, वेबर। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में हमको फ्लक्स का ही मान निकालना था, लेकिन आपने देखा कि दोनों में अलग अलग तरीके थे। तो दोनों ही क्वेश्चन की मदद से आप वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना भी सीख गए होंगे और कब थीटा का मान हमको कहाँ पर क्या लेना है और कौन सा इन दोनों में से कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना होगा, इन दोनों क्वेश्चन की मदद से आपने इतना सीख लिया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक 40 सेंटीमीटर लंबी चालक छड़ 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश का कोण बनाते हुए 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो चालक छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल में चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराया जा रहा है, और कैसे गतिमान कराया जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए, है ना, मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इस तरीके से हम मान सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के साथ कोई चालक छड़ है जो 30 अंश का कोण बनाते हुए गतिमान है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये चालक छड़ है जो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पर गतिमान है अंदर की ओर, और कितने वेग से गतिमान है, तो ये गतिमान है 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से। और चालक छड़ की लंबाई का मान दिया है, चालक छड़ की लंबाई एल का मान कितना है, तो एल का मान दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर ये लंबाई है, तो सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलें तो ये हो जाएगा 40 गुणे 10 के घात -2 और ये मीटर। ठीक है, अगला जो मान दिया हुआ है 0.5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है 0.5 टेस्ला। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि ये 30 अंश का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 30 अंश का कोण बना रहा है, तो चालक छड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ जो भी कोण बनाता है उसी को हम लोग थीटा मानते हैं, तो थीटा का मान दिया हुआ सीधे सीधे 30 अंश दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं कि ये 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, तो इसके वेग को हम लोग v से प्रदर्शित करते थे, है ना, डेरिवेशन में आपने देखा था। तो वेग v का मान है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना सारा मान सवाल में दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि चालक छड़ के सिरों के बीच में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो उसको ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा हुआ था कि गतिक विद्युत वाहक बल, जिसमें आपने ये देखा कि जब भी किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराएं और वो चालक छड़ चुंबकीय बल रेखाओं को काटे तो इसके सिरों के बीच में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिसको गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा है ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। चालक छड़ की लंबाई दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ, इसका वेग दिया है और क्षेत्र की दिशा के साथ बनाया गया कोण दिया है। तो आपने फार्मूला पढ़ा था कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाला गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक विद्युत वाहक बल, इसके लिए फार्मूला था ई से प्रदर्शित करते थे, ई बराबर क्या था
VBL साइन थीटा, है ना। और अगर लंबवत गति कराते थे तो साइन 90 की वजह से इसको खाली लिखते थे VBL, ठीक। तो ये फार्मूला आपने देखा था, इसको आपको याद रखना है। अब इसमें सारे मान रख दिए जाएं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र गतिक विद्युत वाहक बल का मान निकल आएगा, ठीक है। तो मान रखिए E बराबर V का मान कितना है, यह है 15 गुणे B का मान है 0.5 गुणे L का मान है 40 गुणे 10 के घात -2 और साइन 30 थीटा की जगह पर 30 अंश, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये 15 गुणे, अभी इसको ऐसे लिखते हैं, गुणे 40 गुणे 10 के घात -2 और इसका अगर मान रख दें तो ये हो जाएगा 1/2 30 अंश साइन 30 का मान, और इसके 2 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। और 15 गुणे 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा और एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 300 गुणे 0.5 गुणे 10 के घात -2। अब देखिए 300 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घात 2 और 10 के घात 2 10 के घात -2 मिलके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 गुणे कितना आ गया, 3 गुणे 0.5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 और ये विद्युत वाहक बल का मान है, इसीलिए मात्रक क्या हो जाएगा, इतना वोल्ट, ठीक है। तो अगर इस चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में इन स्थितियों में अगर गतिमान कराया जाए तो जो इसके सिरों के बीच में वोल्टेज आएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो होगा 1.5 वोल्ट का, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 10 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ से पारित चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन निम्न सूत्र के अनुसार होता है। यानी इन्होंने एक सूत्र दिया है और इन्होंने बताया कि उसी सूत्र के अनुसार किसी जो है सतह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया हुआ है, और वो क्या फार्मूला है, तो फार्मूला है कि फाई बराबर दिया हुआ है 6t² - 5t+1, ठीक है, इतना वेबर। इस फार्मूले के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। देखिए टी का मान जैसे जैसे आप जैसा मान रखेंगे वैसे ही फ्लक्स का मान आएगा। इसका मतलब हर एक टाइम पर, हर एक मोमेंट पर फ्लक्स का मान इस फार्मूले के अनुसार बदल रहा है, ठीक है। तो कह रहे, और जो परिपथ है, जिस परिपथ की ये बात कर रहे हैं, किसी भी आकृति का वो हो सकता है, और जो ये परिपथ है इसका प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध इसका है 10 ओम, ठीक है। और इसके फ्लक्स में ये परिवर्तन हो रहा है इस तरीके से। तो कह रहे हैं कि t बराबर 0.5 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस खास मोमेंट पर हमको अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है तो आपने जो फार्मूला पढ़ा है प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार आपने जो पहला उसका फार्मूला देखा था, वो फार्मूला था E बराबर -N d∅/dt। मैंने आपको बताया था कि d∅/dt को ΔΦ/Δt भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एंड चेंज इन फ्लक्स, ठीक है ना। यानी जिस हिसाब से ये चेंज हो रहा है, अगर इसका इंटरवल आपको ज़्यादा दिया है, ज़्यादा इंटरवल में चेंज हो रहा है तो आप ΔΦ/Δt लिखेंगे, और अगर हर मोमेंट पर चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ है ना, इस क्वेश्चन में देखिए टी की जैसी वैल्यू रखेंगे उसी हिसाब से फ्लक्स आएगा, तो हर एक मोमेंट पर यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसलिए हमको यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर एक इंटरवल में चेंज होता तो क्या लिखते, -N और यहाँ पर लिखते हैं ΔΦ और अपान में ΔT, ठीक है। चलिए तो हमको ये वाले फार्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि जिस कुंडली या जिस लूप की ये बात कर रहे हैं उसमें फेरों की संख्या कितनी है। तो अगर फेरों की संख्या नहीं दी है, इसका मतलब कम से कम एक फेरा तो होना ही है, कोई भी लूप हो एक फेरा तो होना ही है, ठीक है। तो इसलिए n की वैल्यू हम यहाँ पर 1 मानेंगे। तो E = क्या हो जाएगा, वैद्युत वाहक बल E बराबर -d∅/dt, ठीक है। ये हम इस यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं -d/dt, और फाई की वैल्यू जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको रखिए 6t² - 5t+1, ठीक है। यानी हमको इस पूरे फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 × 2 12t, यानी ये माइनस बाहर लगा हुआ है, और ये आ जाएगा 12t, और यहाँ से आ जाएगा -5, ठीक है। तो 12t - 5, और इसके बाहर भी माइनस लगा हुआ है। अब इसमें हमसे ये पूछ रहे हैं कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान इस मोमेंट पे बताइए 0.25 सेकेंड पर। तो इस टाइम पर विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए आप लिखेंगे
t बराबर 0.25 सेकेंड रखने पर, है ना। तो t का मान अगर इसी में अगर t का मान ये रख दें तो विद्युत वाहक बल का मान t बराबर 0.25 पर कितना आ जाएगा। तो देखिए माइनस में 12 इंटू टी की वैल्यू रखिए 0.25 और -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 0.25 का मतलब होता है 1/4 और 1/4 अगर करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाता है 3 और ये माइनस में 5। तो 3 - 5 कितना हो जाएगा -2 और माइनस से मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा 2, यानी कितना आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट। यानी इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इस टाइम पर, इस मोमेंट पर, वो 2 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो चलिए ये 2 वोल्ट तो हमने पता कर लिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल तो पता कर लिया। अब इसी में एक और पार्ट क्वेश्चन का है और उसमें ये पूछ रहे हैं कि उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल पता है और इस परिपथ का प्रतिरोध पता है तो प्रेरित धारा भी हम निकाल सकते हैं ओम के नियम के अनुसार, है ना। ओम के नियम के अनुसार I बराबर होता है E/R, I बराबर E/R। E का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, तो I का मान भी आ जाएगा। E का मान कितना निकाला हमने, तो इस मोमेंट पर E का मान आया हुआ 2 वोल्ट बटे में प्रतिरोध कितना था 10 ओम, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 0.2 और ये धारा है तो इसका मान किस में आएगा एम्पियर में, ठीक है। तो इस प्रकार आप प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ से ये निकालेंगे और ये प्रेरित धारा का मान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो, मतलब परिवर्तित करना है कुल मिला के, शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट हो जाता है। तो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। आपने देखिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ आपको। आपने पढ़ा था कि एक कोई कुंडली रहती है और इस कुंडली में किसी भी सोर्स से जब हम लोग एक परिवर्ती धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके बगल में रखी हुई दूसरी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। तो इसी घटना पर आधारित ये सवाल है और कह रहे हैं कि इस पहली वाली कुंडली में जो धारा है वो 3 एम्पियर से 0 एम्पियर कर दिया गया और जितना टाइम लिया गया वो टाइम ये कितना दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बताया कि जो टाइम इंटरवल लगा हुआ है धारा को परिवर्तित करने में वो टाइम इंटरवल है 0.001 सेकेंड, अर्थात कह सकते हैं 1 × 10 पावर, ये 3 अंक खिसकाएंगे तो -3 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया टाइम जो धारा का मान परिवर्तित करने में लगा कुल टाइम इंटरवल। और शुरुआत में देखिए अब धारा में कितना परिवर्तन हुआ है, तो धारा में अगर परिवर्तन की बात करें तो पहले धारा का मान था 3 एम्पियर और बाद में धारा का मान कितना हो गया है 0 एम्पियर। तो कितने का परिवर्तन हो गया, 3 - 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। यानी इतने समय अंतराल में ये धारा में परिवर्तन का मान है। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इस दूसरी वाली कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसको हम E2 कहते थे, उस E2 का मान है 15,000 वोल्ट। E2 का मान है 15,000 वोल्ट। कह रहे हैं बताइए कि पहली वाली इन दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था इस केस में, ध्यान रखिए। वो फार्मूला क्या था कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक m बराबर -E2 dI1/dt या यहाँ पर ऐसे कह लीजिए ΔI1/ΔT, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ΔI1 कह रहे हैं क्योंकि धारा में परिवर्तन तो हम प्राथमिक वाली कुंडली में करते हैं तो इसीलिए ΔI1 इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला था, इसी फार्मूले से हमको ये m का मान निकालना है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान, ठीक है। तो इसमें देखिए E2 का मान मिल चुका है हमको और ΔI1 भी मिल चुका है, ΔT भी मिल चुका है। तो अगर ये सारी वैल्यू रख दें तो m का मान ऐसे ही निकल आएगा और कुछ करना ही नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, m का मान इसमें रखिए, m का मान निकालेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, E2 का मान रखिए तो माइनस में E2 का मान है 15,000 वोल्ट बटे में ΔI1 और ΔI1 का मान कितना है 3 और बटे में ΔT का मान है 1 × 10 पावर -3, ठीक है। अब इसको देखिए ये 10 पावर -3 यहाँ पर आएगा तो 10 पावर +3 होगा और फिर से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 पावर -3। तो लिखेंगे 15,000
गुणे 10 के घात ये कितना हो जाएगा -3 और बटे में 3। इस 3 से इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 5, उसके बाद 3 और 0 मिलेंगे, ठीक है। यानी 5000 गुणे 10 के घात -3, 5000 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के घात 3 और ये बगल में 10 के घात -3। 10 के घात 3 और 10 के घात -3 जब मिलेंगे तो हो जाएगा 10 के घात 0, और किसी भी चीज़ का पावर 0 होने पर वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू आती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। 1 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। और ये किसका मान आया, इन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। और हम देखे थे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का और स्वप्रेरण गुणांक का दोनों का मात्रक क्या होता है, हेनरी, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी, ठीक है। तो इन दोनों कुंडलियों के बीच का जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक आएगा उसका मान आएगा 5 हेनरी। चलिए तो इसको आप नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 2 कुंडलियां लोहे की क्रोड पर लिपटी हैं जिसका अन्योन्य प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। यदि एक कुंडली में 10 के घात -2 सेकंड में धारा का मान 2 से 3 एम्पियर कर दिया जाए तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। इस सवाल में देखिए 2 कुंडलियों की बात हो रही है और दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इन्होंने दिया, जो है ये मान पूछ रहे हैं और बाकी सारे मान इसमें दिए हुए हैं। तो आप अभी यहाँ पर फार्मूला आपने देखा कि m = होता है, m = फार्मूला था माइनस में E2 और अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। तो इस बार चूंकि पिछले क्वेश्चन में आप देखिए m की वैल्यू आप निकाल रहे थे तो इन सब की वैल्यू आपने रखा था, और इस वाले सवाल में आपसे E2 की वैल्यू पूछ रहे हैं तो आपको ये सारी वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। तो अगर इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख दिया जाए तो E2 की वैल्यू निकल आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप इसको जो है सॉल्व करेंगे और आंसर भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो जो PDF जो आपको लिंक में मिलेगा उसमें आप मिला लीजिएगा कि इसका आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो इसका आंसर आना चाहिए 50 वोल्ट, ठीक। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका होमवर्क है। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लीजिए। अब इसमें देखिए सब कुछ तो दिया हुआ है लेकिन उस चालक क्षण के वेग का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चालक क्षण के वेग का मान नहीं दिया हुआ है, तो इस चालक क्षण के वेग का मान निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये चालक क्षण जो है 1 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है, तो 4 सेकेंड का समय लेता है, ठीक है। तो 1 मीटर और 4 सेकेंड की हेल्प से हम इस चालक क्षण का वेग निकालेंगे। वेग बराबर विस्थापन बटे में समय, ठीक है। तो यहाँ से हम इनकी मदद से जो है ये फार्मूला इस्तेमाल करके इनका वेग निकाल लेंगे, और जब वेग आ गया तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस चालक क्षण के सिरों के बीच वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए फिर से वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, VBL sin थीटा, ठीक है ना। ऐसा भी एक क्वेश्चन अभी हम लोग कर चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। तो मैं आपको सीधे बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी तक हमने नहीं बताया इस तरीके का सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व 2 हेनरी है और इसका प्रतिरोध 10 ओम है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि 100 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा जाता है, तो परिपथ का समय नियतांक, अस्थायी धारा और संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए इसमें सबसे पहले तो जो वैल्यू दी हुई है उसको आपको लिखना है, ठीक है। जैसे स्वप्रेरकत्व का मान दिया हुआ है 2 हेनरी, तो स्वप्रेरकत्व को हम लोगों ने बात किया था कि कोई एक कुंडली हो और इस कुंडली में धारा को परिवर्तित करके प्रवाहित किया जाए, यानी परिवर्ती धारा प्रवाहित करी जाए, तो इस कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। फिर हमने इसके फार्मूले को देखा था, इसमें कैलकुलेशन किया था, तो हमको जो है इसके लिए एक कांस्टेंट निकल के आया था जिसको हम लोग बोलते थे स्वप्रेरण गुणांक या फिर स्वप्रेरकत्व, ठीक है। और उसको हम L से प्रदर्शित करते थे। तो स्वप्रेरकत्व L का मान दिया हुआ है 2.0 हेनरी, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इस चालक का जो है इसका प्रतिरोध भी दिया है, इस कुंडली का प्रतिरोध भी दिया है। तो प्रतिरोध R का मान कितना है 10 ओम, और इसको किससे जोड़ा गया है, कितने वोल्ट की बैटरी से, तो 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। अब 100 वोल्ट की बैटरी से अगर इसको जोड़ा गया है, यानी आप कह लीजिए कि EMF है जो E का मान है वो है 100 वोल्ट। तो पूछ रहे हैं कि परिपथ का समय नियतांक क्या होगा। तो समय नियतांक के लिए अभी मैंने आपको फार्मूला पीछे नहीं बताया है, तो आप यहाँ पर इसको ध्यान दीजिए। समय नियतांक का एक फार्मूला होता है, समय नियतांक टाउ से प्रदर्शित करते हैं इसको। टाउ बराबर होता है L/R, ठीक है। तो L/R से समय नियतांक निकालेंगे। अब देखिए इसमें मान दिया हुआ है L का 2 और R का मान 10, तो भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है।
और ये समय नियतांक एक नियतांक है, इसलिए इसका कोई मात्रक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 0.2 आ जाएगा। इसके बाद समय नियतांक चूंकि एक समय है ना, समय का, तो इसका जो मात्रक होगा वो समय का ही मात्रक होगा, तो 0.2 सेकेंड लिखेंगे इसको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मतलब अगला जो पार्ट इसमें है वो है परिपथ में अस्थायी धारा। तो अस्थायी धारा पता करने के लिए, यानी इस सेल को लगाने की वजह से इसमें बहने वाली अस्थायी धारा कह लीजिए, या फिर जो भी अधिकतम धारा पॉसिबल हो सकती है वो, तो ओम के नियम की मदद से हम निकाल सकते हैं अस्थायी धारा। तो अस्थायी धारा I0 बराबर, इसको लिखेंगे E/R, जहाँ पर E इस सेल का EMF या वैद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 और बटे में R का मान है 10, इससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और ये धारा है तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो समय नियतांक आप इससे निकालेंगे, सेकंड में आएगा। स्थायी धारा ही है तो इसका मात्रक एम्पियर में आ जाएगा, जिसके लिए ओम का नियम हमने इस्तेमाल किया है। अब एक और चीज़ बचती है और वो लास्ट है, इसमें संचित ऊर्जा। तो किसी भी कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए एक फार्मूला आप याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जो संचित ऊर्जा होती है प्रेरक कुंडली में, संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक और स्थायी धारा का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है संचित ऊर्जा के लिए चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। तो इसमें मान रख दीजिए सबकी, तो 1/2 गुणे L का मान कितना है, यह है 2, और गुणे में I का स्क्वायर, I0 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 से 2 कट भी जाएगा, कितना आ जाएगा 100, और ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीनों मान आप निकाल पाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की थी कि आपको समय नियतांक का और संचित ऊर्जा का फार्मूला याद हो, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, और बाकी पिछले जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 था वो आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बचते हैं, जिसमें से एक मैं आपको बताता हूं और एक उसमें से जो है आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 ही बता देता हूं, थोड़ा सा ये अलग है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो अगर 9 आप कर लेते हैं तो 10 भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 ही बता देता हूँ, 10 आप लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, देखिए कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 10 हेनरी है, यानी स्वप्रेरकत्व L का मान दिया हुआ है 10 हेनरी। फिर कह रहे हैं कि यदि इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 120 वोल्ट है, तो कुंडली अगर एक ही है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दिया है तो उसको हम E लिखेंगे, है ना। अब जब अन्योन्य प्रेरकत्व की बात होती थी तो हम इसको E2 लिखते थे, क्योंकि दूसरी वाली कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता था और स्वप्रेरण की घटना में एक ही कुंडली होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली E लिखेंगे, और इसका मान कितना दिया इन्होंने 120 वोल्ट। तो कह रहे हैं कुंडली में धारा परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए धारा परिवर्तन की दर का मतलब क्या, कि धारा बटे में समय, धारा में परिवर्तन बटे में समय अंतराल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे धारा परिवर्तन की दर। और धारा परिवर्तन की दर कैसे निकलेगा अगर केवल ये दो मान आपको दिए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि स्वप्रेरण की घटना में आपने जो फार्मूला पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण की तरह, उसके भी दो फार्मूले आपने पढ़े थे। स्वप्रेरण की घटना में भी दो फार्मूले थे, तो एक तो था N phi = Li, और दूसरा ये फार्मूला था कि L - E/del I/del t या फिर di/dt। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले थे। अब आपको चूंकि धारा परिवर्तन की दर पता करनी है तो सीधे सीधे दिख रहा है कि आपको ये दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ना, क्योंकि इसमें del I/del t का मान पूछ रहे हैं, तो आपको L और E का मान रखना पड़ेगा। तो रख देते हैं इसमें। सबसे पहले फार्मूला देखिए, L = यहाँ लिख देता हूँ मैं -E/del I/del t, और ये है धारा परिवर्तन की दर। ठीक है, तो इसमें अगर इसको हम पक्षांतर कर दें तो del I/del t बराबर E/L, और ये माइनस में। ठीक है, तो del I/del t = -E की वैल्यू कितनी 120, और बटे में L का मान कितना है 10, इससे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा -12, और ये धारा परिवर्तन की दर है, अर्थात धारा में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो मात्रक क्या लिखेंगे, एम्पियर बटे में सेकेंड। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए हो सकता है कि आंसर जो है, अगर मान लीजिए ये बहुविकल्पी क्वेश्चन होता तो हो सकता है कि ऑप्शन में -12 न लिखा होता। तो आपको बस न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। ये माइनस क्यों आता है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ये माइनस इस वाले फार्मूले में जो आता है वो ये बताता है
कि वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है, ये धारा परिवर्तन का जो है विरोध करती है या फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है, इसी वजह से ये माइनस आता है। बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई है, तो 12 एम्पियर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन सब पर आधारित मैंने एक एक दो दो न्यूमेरिकल करा दिए हैं। 2-3 न्यूमेरिकल जो रिपीटेड हो रहे थे, जिस तरीके का मैंने न्यूमेरिकल बता दिया है, तो वो न्यूमेरिकल एज ए होमवर्क है, आप होमवर्क जरूर करिए। ये जो सीट ये है, इसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये इन सब का जो है PDF आपको लिंक में मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड करके जो क्वेश्चन मैंने करा दिया है उसको भी नोट्स बनाइए और जो नहीं कराया है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण खत्म हो गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।